हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू द ग्रेड यूजर। जी हाँ बच्चों, ग्रेड यूजर पर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मेरा नाम समीर एंड आई विल टीच यू द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी फॉर द क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड सी लेवल एंट्रेंस क्लासेस। बच्चों, आज का जो लेक्चर मैं लेकर आया हूँ वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है एक्चुअली अकाउंटिंग के ऊपर कि व्हाट द एक्चुअली अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट। जी हाँ बच्चों, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है और अकाउंटिंग किसे कहते हैं और अकाउंटिंग का क्या रोल होता है एक बिजनेस के अंदर, इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। और आज का ये जो लेक्चर है हमारा, इसके ऊपर मतलब एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हमारा अकाउंटिंग पर। और डेफिनेटली जिस तरह का कॉन्सेप्ट है हमारा ये, ठीक है ना, आप समझ ही गए होंगे कि ये टोटली 11th क्लास से रिलेटेड है। 11th क्लास का पहला चैप्टर है ये, जिसमें बताया जाता है कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग का क्या रोल होता है एक बिजनेस के अंदर, अकाउंटिंग के फायदे नुकसान, मेरिट्स डिमेरिट्स, फीचर्स, इन सब चीजों के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। और मुझे उम्मीद है इस लेक्चर से आपको अकाउंटिंग को समझने में काफी मदद मिलेगी। जिन बच्चों ने 12th में अकाउंटिंग के इस कॉन्सेप्ट को नहीं देखा, समझा था, जाना था, वो इसके जरिए अपने उस कॉन्सेप्ट को और पक्का और मजबूत कर सकते हैं और अपने अकाउंटिंग को और पहले से बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। इस अपने कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को अगर आप प्रॉब्लम ही बना के लेके चलेंगे तो बच्चों अकाउंटिंग के अंदर आगे आने वाले टाइम के अंदर या आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं, जिसको मुझे लगता है कि आपको वक्त रहते उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। तो विदाउट गेटिंग डिले, आइए लेट्स गेट स्टार्टेड अवर इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑन अकाउंटिंग, जो कि टोटल डिस्क्रिप्शन है अकाउंटिंग का, विच इज टोटली ऑल अबाउट द क्लास 11th। ठीक है, और क्लास 11th के बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो है और क्लास 12th वाले भी देख सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो डेफिनेटली उनको भी कुछ इनका फंडामेंटल जिसे कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से पक्का हो सकता है। तो विदाउट गेटिंग डिले आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर या इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन अकाउंटिंग। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ कुछ टॉपिक्स मैंने कवर अप किए हुए हैं लाइक दिस। यहाँ देख पा रहे होंगे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे 10 टॉपिक इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर मैंने यहाँ कवर अप किए, जिसके अंदर हम जानेंगे, यानी कि आप आज का लेक्चर देखने के बाद कैपेबल हो जाएंगे इन सब चीजों को जानने में। ठीक है, और आपको पता होगी कि अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है, डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है ना, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस, और प्रोसेस क्या होता है अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ ब्रांचेस क्या है अकाउंटिंग की, कितनी ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या रोल है, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन है। तो ये 10 कॉन्सेप्ट हैं, अगर मैं कहूँ आपसे एक तरह से कि इन 10 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमारा पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है अकाउंटिंग का आज। जी बच्चों, तो आइए विदाउट गेटिंग डिले इनकी डिस्क्रिप्शन लेते हैं। अगर आप देखेंगे बच्चों तो पहला टॉपिक हमारा यहाँ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग है। मैं हिस्ट्री या डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में बताता चलूं कि अकाउंटिंग है क्या और अकाउंटिंग कितनी पुरानी है, और अकाउंटिंग को हम जो इंसान है यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है वो कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं नॉर्मली। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ, द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यताओं जितनी की पुरानी इसकी हिस्ट्री रही है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज 1000 years ओल्ड। ठीक है, समझना, अकाउंटिंग 1000 years ओल्ड है, मतलब आजकल या कुछ सालों पहले इस इमर्ज नहीं हुई है अकाउंटिंग। ठीक है, एंड कैन बी ट्रेस्ड टू एंशिएंट सिविलाइजेशन, यानी कि बहुत पुरानी सिविलाइजेशन जो थी, ठीक है, उनसे आप इनको ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेसेस ऑफ अकाउंटिंग वर फाउंड इन बेबीलोनिया। ठीक है, बेबीलोनिया, इजिप्ट और ग्रीस, यानी कि ये 3 जगहों पे इसके कुछ ट्रेसेस पाए गए थे। और एक्चुअली अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर तो एक इटालियन ल्यूका पैसियोली नाम के जो 14th सेंचुरी में एक पर्सन थे, यानी कि देखिए इनका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, एक इटालियन ल्यूका पैसियोली थे 14th सेंचुरी के अंदर। इन्होंने अकाउंटिंग को एक्चुअली रिकॉग्नाइज किया था, जिनको हम फादर ऑफ अकाउंटिंग से भी जानते हैं। अगर आप सर्च करेंगे गूगल सर्च इंजन पे भी, ठीक है, तो वहां पे भी ये फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जाने जाते हैं, यानी फादर ऑफ अकाउंटिंग अगर आप सर्च करते हैं तो वहां आपको लूका पैसियोली होगी। 14th सेंचुरी में एक विद्वानी थे, उन्होंने इसको डिफाइन किया था कि व्हाट इज एक्चुअली अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट। और वही एक पहले पर्सन थे जिन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर एक बुक पब्लिश की थी। ठीक है, जिसका सारा डिस्क्रिप्शन आपको उसमें मिल सकता था एट दैट टाइम, यानी कि 14th सेंचुरी में। अगर
मैं सीधे सीधे लफ्जों में कहूं कि अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, तो आप इतना समझ लीजिए कि अकाउंटिंग कोई ऐसा नहीं है कि 19वीं या 18वीं शताब्दी से हमें मिलना स्टार्ट हुई, नहीं, ये 14th सेंचुरी से इसका बेसिक यानी कि रूट यानी कि इसकी जड़ें जो थी वो लगाई जा चुकी थी। यानी 14th सेंचुरी में ही इसको डिस्कवर किया जा चुका था, इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया जा चुका था। और 14th सेंचुरी में जो सबसे बड़ा नाम इमर्ज हुआ इस अकाउंटिंग को डिफाइन करने के ऊपर, वो लुका पेसियोली का था, जिनको आज फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, लुका पेसियोली जो 14th सेंचुरी में रिकॉग्नाइज किए गए। तो ये कुछ इसकी हिस्ट्री है, बाकी मेरे ख्याल से नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा इसकी हिस्ट्री की जरूरत होगी। अगर आप जानना चाहें तो विकिपीडिया वगैरह पे बहुत सारी डिस्क्रिप्शन और भी इसकी मौजूद है, वहां आप जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। बट फिलहाल मैं ज्यादा हिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा यहाँ। तो इतना समझ लीजिए कि लुका पेसियोली नाम के एक पर्सन है जो कि जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है फादर ऑफ अकाउंटिंग बतौर इन 14th सेंचुरी। और ये काफी पुराने इसके ट्रेसेस भी पाए गए हैं कि काफी पुरानी सभ्यताओं के अंदर भी इसका छोटा सही बट इसका कुछ थोड़ा सा इसका यूज जरूर हुआ है अकाउंटिंग का। बट उसको आज हम जिस लेवल और जिस डेवलपमेंट पर देख रहे हैं, यानी कि जिस कॉन्सेप्ट आज हम इसको देख पा रहे हैं, वो एक अलग चीज है पहले के कंपैरिजन में। तो आई होप कि आपको हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मतलब आपको ये समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग जो है वो कुछ 100-200 साल की हिस्ट्री नहीं रखती है। आज की डेट में आराम से इसको 600-700 साल से भी ऊपर का वक्त हो चुका है कि जो अकाउंटिंग हमें मिली हुई है। हाँ, वो एक चीज अलग है कि अकाउंटिंग में डेवलपमेंट्स अपने अपने अकॉर्डिंग हुई, उन स्टेजेस के अकॉर्डिंग हुई है डेवलपमेंट्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आज अगर सामने आई है तो वो अपने डेवलपमेंट स्टेटस यानी डेवलपमेंट स्टेज को फौरन कुछ ही सालों में 2-4-5 सालों के अंदर कवर कर लेती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हिस्ट्री और उसकी डेवलपमेंट रही है अकाउंटिंग, और आज काफी हद तक आज भी डेवलपमेंट्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। आज भी कुछ चेंजेस अप्लाई किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, जो चेंजेस आज आसपास बिजनेस के अंदर होते हैं उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग में भी चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, बट फिलहाल आप ये समझिए कि हिस्ट्री इसकी सिर्फ इतनी ही थी, ठीक है ना। और ये नहीं है कॉन्सेप्ट हम अगर सोचें कि ये बहुत 100-200 साल पुराना ही कॉन्सेप्ट है या हम तो कुछ टाइम पहले से ही पढ़ रहे हैं, जी नहीं, काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसकी अपनी एक हिस्ट्री रही है और 600-700 साल से भी ऊपर की हिस्ट्री अपनी इसकी रही है। तो उम्मीद है कि हिस्ट्री और डेवलपमेंट अकाउंटिंग आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब दूसरे पॉइंट पे अगर हम चलें बच्चों, तो वो है हमारी अकाउंटिंग के अकाउंटिंग, ठीक है, इसकी हिस्ट्री और डेवलपमेंट है, बट अकाउंटिंग है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट द एक्चुअली अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट, या अकाउंटिंग से मतलब क्या है आपका, क्या होती है अकाउंटिंग, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा आपसे और उससे बात करेंगे। तो अकाउंटिंग बेटा क्या है ये अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है। देखिए बच्चों, कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर हम अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल मानते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमर्स में टोटली यानी कि अगर हम देखें सीधे तौर पर व्यापार से रिलेटेड होती है। कॉमर्स का मतलब ही होता है ट्रेड या व्यापार करना, और अगर हम व्यापार की बात कर रहे हैं तो व्यापार में बहुत सारे लेन देन होते हैं, और व्यापार में जो लेन देन होते हैं उनको मेमोराइज करके दिमाग में रख पाना एक लंबे समय तक, साल दर साल, ईयर टू ईयर इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि हमारी मेमोरी बेशक बहुत सारे चीजों को स्टोर करके रख सकती है, बट क्या उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर उसको स्टोर करके रख सकती है? बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ बच्चों, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अकाउंटिंग का रोल यहीं से ही पैदा होता है, यानी कि अकाउंटिंग का रोल यहीं से ही इमर्ज होता है कि किस तरह से एक अकाउंटिंग रोल निभाती है इन्हीं सारे जो ट्रांजैक्शन है, इन्हीं सारे लेन देन को बिजनेस में, ठीक है ना, इनको किस तरह से इन लेन देन को रिकॉर्ड किया जाए ताकि वो फ्यूचरिस्टिक हो गए, फ्यूचर में आने वाले समय में उस बिजनेस के लिए, बिजनेस के डिसीजंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए या यूजर्स ऑफ बिजनेस के लिए काम में आ सकें। इसका सीधा मतलब यही है अकाउंटिंग बच्चों। इसीलिए अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस कहते हैं। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जी बच्चों, लैंग्वेज कहा जाता है अकाउंटिंग को। लैंग्वेज का मतलब आप समझे कुछ? लैंग्वेज का मतलब है उसकी भाषा। जी, अगर आप इटालियन कल्चर को जानना चाहते हैं देन यू फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू नो अबाउट द लैंग्वेज ऑफ इटली।
ठीक है। अगर आप इटालियन सभ्यता को जानना चाहते हैं तो वहां के कल्चर, वहां के सभ्यता को जानने के लिए सबसे पहले आपको उसकी लैंग्वेज आना चाहिए, तभी आप उसकी कल्चर को अच्छे से समझ पाएंगे कि वो क्या है एग्जैक्टली। इसी तरह से अगर आप बिजनेस को समझना चाहते हैं तो बेटा इसीलिए हमें बिजनेस की लैंग्वेज को समझ में आना चाहिए। बिजनेस की लैंग्वेज हमें आनी चाहिए जो है अकाउंटिंग, जिसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। इसलिए बिजनेस को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा गया, यानी सॉरी इसलिए अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा गया। तो बच्चों कहने का पर्पस सीधा सिंपल है कि अकाउंटिंग का क्या मतलब है। जब बिजनेस होगा तो डेफिनेटली उस बिजनेस में लेन देन होगा, और बिजनेस में अगर लेन देन होगा तो उस लेन देन को कहीं ना कहीं तो लिखा जाएगा, और उसको किस तरह से लिखा जाए कि वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे। ठीक है ना। फ्यूचर में बेनिफिट का क्या मतलब है, आप खुद अंदाजा लगाइए। कोई पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है तो क्यों कर रहा है। बिजनेस में एक लेन देन नहीं होता, बिजनेस में कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब है लेन देन होते हैं। बिजनेस में जितने लेन देन होंगे उन सबको हमें स्क्रूटिनाइज करना होता है, उन सबको हमें एक तरह से कहते हैं ना कि हमें उनको डिवीजन करना होता है। ठीक है, कि कितने लेनदार हैं हमारे, कितने देनदार हैं हमारे, ठीक है, और कितना कैश हमारे पास कहां से आया, कितना कैश हमारे पास से किसको गया। इन सब चीजों का ब्यौरा मेंटेन करना होता है इन रिटर्न, जो कि सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग कर पाती है। और अकाउंटिंग के बिना पे ही आप इन रिकॉर्ड्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेंटेन कर पाते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना भी अकाउंटिंग का ही एक प्रोसेस है। तो बच्चों कहने का पर्पस ये है कि अगर आप उस बिजनेस में एक फाइनल रिजल्ट यानी कि फाइनल कॉन्सिक्वेंस जानना चाहते हैं उस बिजनेस का, कि उस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ, इस कॉन्सिक्वेंस तक पहुंचने के लिए भी आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द डे ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस की बिल्कुल शुरुआत से लेके उस साल के आखिर तक का सारे ट्रांजैक्शंस का ब्यौरा आपको एक जगह पे रखना पड़ेगा, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। क्रोनोलॉजिकल यानी कि डेट वाइज में, ठीक है ना। डे टू डे एक्टिविटीज को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप एक फाइनल कंक्लूजन तैयार करते हो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, जो हमें ये बताता है कि उस बिजनेस से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, इसलिए हम इस अकाउंटिंग का यहाँ पर यूज करते हैं। बट क्या, ये तो यूज की बात होगी, बट क्या ये अकाउंटिंग, इसे हम अकाउंटिंग कह सकते हैं? अकाउंटिंग क्या है एग्जैक्टली? अकाउंटिंग इन्हीं ट्रांजैक्शंस में से जो बिजनेस से रिलेटेड है और जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि जिसमें एग्जैक्टली पैसों का लेन देन हुआ है, ठीक है ना, जो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्टिबल है, जिन्हें पैसों में एक तरह से मेजर किया जा सकता है, ठीक है, उसे हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और रिकॉर्ड करने के बाद उससे हम फाइनल कॉन्सिक्वेंस निकालते हैं कि अगर बिजनेस हुआ है पूरे साल तो उस बिजनेस के ट्रांजैक्शन से, उस बिजनेस में लिए हुए डिसीजन से, मैनेजमेंट के काम से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ है, लॉस हुआ तो कितना हुआ है। इस पूरे रिजल्ट को निकालने का काम एक अकाउंटिंग करती है। आप समझे मेरी बात कुछ अब? तो इसलिए अकाउंटिंग का यूज यहाँ पे किया जाता है। बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग के अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उसकी हमें डेफिनेशन पहले सोचनी और समझनी पड़ेगी कि वो क्या हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी है, आइए इसको देखते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। इवेंट्स कहते हैं हम कई सारे ट्रांजेक्शंस को। ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों? लेन देन। लेन देन यानी कि कौन सा लेन देन? एक हम जैसे हम अपने दोस्तों से कॉपी या और कुछ चीजें सामान लेना देना करते हैं, क्या वो भी एक लेन देन है? बट क्या वो लेन देन यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा? ठीक है ना, वो एक मेन चीज देखने वाली होगी। तो अकाउंटिंग के अंदर हम उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं सबसे पहले तो, क्या वो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है ना, क्या वो जितने भी ट्रांजैक्शंस हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या वो डायरेक्टली एक बिजनेस से रिलेटेड है, और अगर डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है तो क्या हम उनको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं, यानी कि वो मनी में कन्वर्टेबल है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन भी होते हैं जो मनी में कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनको हम इग्नोर करते हैं, यानी कि अकाउंटिंग उनको इग्नोर करती है टोटली। वही बात यहां पे कही गई, इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर, यानी कि फाइनेंशियल नेचर्स के रिलेटेड, जिनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। मेजर देम इन टर्म्स ऑफ मनी, देखिए आगे वही बात, और उनको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि हम इनको पैसों में कन्वर्ट करते हैं। अकाउंटिंग का इससे मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपने कितने लीटर माल खरीदा है और कितने केजी माल खरीदा है, या फिर कितने मीटर आपने कपड़ा कोई आपने माल खरीदा है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये अकाउंटिंग को इससे मतलब नहीं। अकाउंटिंग को मतलब है तो इससे है कि आपने कितने लीटर, कितने मीटर या कितने केजी प्रति रुपए माल खरीदा है। अंडरस्टूड बेटा? तो अकाउंटिंग को इससे मतलब है कि कितने रुपए प्रति ग्राम, कितने रुपए प्रति मीटर या कितने रुपए
पर लीटर आपने जो भी माल खरीदा है, जिसमें आप डील कर रहे हो, जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, उससे मतलब है अकाउंटिंग को। तो पता लगा अकाउंटिंग जो होती है वो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करती है सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को। तो अकाउंटिंग का मेन रोल यहाँ यही होता है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना कि वो बिजनेस से रिलेटेड है, एक बात। दूसरी बात, बिजनेस से रिलेटेड है तो उनको इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट करना, ठीक है ना, कि उनको पैसों में मेजर किया जा सके। और उसके बाद जब वो कंफर्म कर लेती है कि हाँ भाई ये पैसों में कन्वर्टेबल है, डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसके बाद उसको किया जाता है रिकॉर्ड। जी हाँ, उसको फिर यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इसे हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है? रिकॉर्ड करने का एक प्रोसेस होता है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। रिकॉर्ड के लिए हम एक स्पेशल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसका नाम है जर्नल। जर्नल नाम की एक अलग रजिस्टर होता है जिसे हम यहाँ अकाउंटिंग में मेंटेन करते हैं। और जर्नल में जिस तरह से उन ट्रांजैक्शंस को नोट किया जाता है उसे रिकॉर्डिंग कहा जाता है बच्चों, ठीक है। आप समझे कुछ? तो एक जर्नल, अगर नॉर्मल एक अच्छे बुक शॉपकीपर के पास अगर आप जाएंगे तो उससे कहेंगे भैया मुझे एक जर्नल दे दीजिए, तो वो जर्नल आपको एक स्पेसिफिक एक रजिस्टर होता है अलग से, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप की फॉर्मेट्स बने हुए होते हैं, मतलब सॉरी पर्टिकुलर टाइप का एक फॉर्मेट बना हुआ होता है, ठीक है। वो हर पेज पे वही एक फॉर्मेट बना हुआ होगा और उसमें जिस तरह से ट्रांजैक्शंस को लिखा जाएगा उसको उसकी जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन होगी उस रजिस्टर के अंदर, उसे हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। तो रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है? रिकॉर्डिंग जर्नल नाम के एक रजिस्टर या बुक में की जाती है जिसे बुक ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग का मतलब यहां पर ये होगा। दूसरा, रिकॉर्ड करने के बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन से क्या मतलब होता है? क्लासिफाई करना कि भाई उनमें से मोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट है, मोटे मोटे जो ट्रांजेक्शन है जो एक ही चीज से रिलेटेड है, उनको अलग कर लेना, जिसको हिंदी में कहेंगे वर्गीकृत करना, डिवीजन करना। समझे आप? तो डिवीजन किस तरह से किया जाएगा यहाँ पे? तो वो डिवीजन जो होता है, जो क्लासिफाइंग होता है, जिसे हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ये क्लासिफिकेशन एक दूसरे बुक ऑफ अकाउंट में किया जाता है जिसका नाम है लेजर। जी बच्चों, लेजर क्या होता है? जर्नल जैसा ही एक रजिस्टर होता है बट जर्नल नहीं होता है, ठीक है, एक नॉर्मल रजिस्टर। बट जर्नल में जिस तरह का फॉर्मेट होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट एक फॉर्मेट लेजर में भी होता है हर पेज पर। और उस लेजर के अंदर हम अकाउंट्स को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास मैंने 10 लोगों को माल बेचा है, ABCDEFG करके मैंने ऐसे 10 लोगों को माल बेचा है। तो मैं यहाँ पर उनका डिवीजन करूंगा कि मैंने A को कितना माल बेचा, B को कितना बेचा, C को कितना बेचा, इन सबको मैंने क्या करा? डिवीजन कर दिया। ऐसे ही मैंने 10 लोगों से माल खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल। समझ रहे हैं आप? मेरी माल का मतलब जिसमें हम डील करते हैं। मैं कपड़े का व्यापारी हूं तो कपड़ा मेरे लिए माल है, यानी कि गुड्स है। अब मैं अगर 10 लोगों से माल यानी 10 लोगों से मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं तो उन 10 को मैं यहाँ डिवीजन करूंगा, उनके अलग अलग अकाउंट्स को यहाँ इस लेजर नाम के रजिस्टर में या बुक ऑफ अकाउंट में मेंटेन करूंगा, उसे हम बोलेंगे लेजर, ठीक है। और उस लेजर के अंदर जिस तरह से हम प्रेजेंटेशन करते हैं, ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करते हैं, ठीक है, उस लेजर के अंदर हम जिस तरह से ट्रांजैक्शंस को या अकाउंट्स को डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उस वे ऑफ प्रेजेंटेशन को हम यहां लेजर के अंदर क्या कहते हैं? पोस्टिंग करना। वो यहां मेंशन नहीं है बट मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं, उसे हम बोलेंगे पोस्टिंग। तो पता लगा जी, वे ऑफ प्रेजेंटेशन इन द जर्नल इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। यानी कि हम रिकॉर्डिंग में जिस तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं उसे हम रिकॉर्डिंग कहते हैं, जर्नल के अंदर जिस तरह से हम रिकॉर्डिंग करते हैं, और हम लेजर के अंदर जिस तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। तो लेजर में जिस तरह से भी रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है ना, जिस तरह से भी लिखा जाएगा, ट्रांजैक्शंस को प्रेजेंट किया जाएगा या पोस्ट किया जाएगा कह लीजिए आप, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? लेजर के अंदर पोस्टिंग करना। लेजर में जिस तरह से आप अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हो, जिस तरह से प्रेजेंटेशन करते हो पर्टिकुलर टाइप बुक के अंदर, जो पर्टिकुलर बुक हम लेजर जिसका नाम हमने यहाँ बताया है, ठीक है ना, उसके अंदर जिस तरह से भी प्रेजेंटेशन की जाएगी अकाउंट्स की, उसको हम पोस्टिंग कहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि अगर अकाउंट्स को रिकॉर्ड, मतलब अगर हम कहते हैं कि हमने रिकॉर्डिंग की है तो अंडरस्टूड है कि वो रिकॉर्डिंग जर्नल में ही होगी। और हम कहते हैं कि पोस्टिंग की है तो पोस्टिंग से मतलब ये होता है कि पोस्टिंग हमने कहां की होगी? लेजर नाम की एक रजिस्टर में की होगी जो बुक ऑफ अकाउंट्स है। दो बुक्स हमें यहाँ पे मेंटेन करने के लिए भी पहले ही पता लग गया, एक तो हम जर्नल बनाएंगे, दूसरा हम लेजर बनाएंगे, ठीक है ना। दोनों के अंदर, दोनों में क्या करेंगे? पहले वाली यानी कि जर्नल के अंदर हम रिकॉर्डिंग करेंगे जैसे कि मैंने आपको यहाँ मेंशन किया,
ठीक है ना, ये लाइक दिस रिकॉर्डिंग करेंगे और लेजर के अंदर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि हम पोस्टिंग करेंगे, ठीक है ना, पोस्टिंग करेंगे, ठीक। और फाइनली उसके बाद यानी कि हम समराइज करेंगे उसको, उसकी समरी प्रोवाइड करेंगे। अब ये समराइजिंग क्या होता है, आपने देखा होगा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। समराइज करने का मतलब यहां पर ये है कि हम सारे अकाउंट्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया इन द जर्नल, ठीक है ना, और उनका हमने क्लासिफिकेशन कर लिया इन द बुक ऑफ लेजर, और उसके बाद हम उनका समराइजेशन करते हैं। समराइजेशन कैसे होता है, समराइज करने का तरीका होता है 3 अकाउंट से। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ समराइजिंग की, अगर आप थोड़ा देखें इधर, तो समराइज करने के लिए हम यहाँ पर नॉर्मली बच्चों 3 अकाउंट्स मेंटेन करते हैं यहाँ पर। वो क्या क्या है, पहला है ट्रेडिंग, पहला अकाउंट जो हम मेंटेन करते हैं वो है ट्रेडिंग, और दूसरा जो हम मेंटेन करते हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा जो अकाउंट हम यानी कि मेंटेन करेंगे वो होगी हमारी बैलेंस शीट, ठीक। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरी है वो हमारी बैलेंस शीट। तो ये जो 3 अकाउंट है इनके जरिए हम समराइज करते हैं इन सारे ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, या हमने जो लेन देन किया है इनको हम समराइज करते हैं, और इन तीनों अकाउंट्स के थ्रू हमें इस समराइजेशन से हमें पता लगता है कि फाइनली व्हाट वी गॉट एट द एंड ऑफ द ईयर, या व्हाट वी गॉट आफ्टर डूइंग समथिंग इन द बिजनेस, ठीक है। हमने बिजनेस में जो भी किया उससे हमें फाइनली हमें मिला क्या, फाइनल कंक्लूजन क्या निकला। अब फाइनल कंक्लूजन आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि बिजनेस करने का मतलब क्या होता है। बिजनेस इंसान कोई मजे के लिए नहीं करता, बिजनेस करने का मकसद ही इंसान का कोई होता है जो अर्न करना चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है ना। जो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होता वो डेफिनेटली वो बिजनेस में जाता है। और बिजनेस में क्यों जाता है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना ही उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन एम होता है वहां पर। और वो कंक्लूजन निकालने के लिए कौन मददगार साबित होता है यहाँ पर, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग यहाँ पर मददगार साबित होती है उस कंक्लूजन को निकालने में, ठीक है। वरना आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आपने इतने सारे लेन देन किए, आप बताएं मुझे, हो सकता है कि पूरे साल में 1000 से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हो, लेन देन हुए हो। आप कहेंगे सर कैसे लेन देन, आप खुद सोचिए बिजनेस के अंदर क्या लेन देन हो सकता है। बिजनेस में सबसे पहला काम है बिजनेस में कैपिटल लगाना, ये पहला लेन देन है। उसके बाद उसी कैपिटल से हो सकता है कि आप बैंक में पैसा जमा करवाएं, ठीक है ना, और उसी से ही आप फर्नीचर खरीदें, उसी से ही ऑफिस मेंटेन करें। ऑफिस में आप एक खर्चा समझ रहे हैं, ऑफिस में बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। फिर साथ में एक फैक्ट्री मेंटेन करना, फैक्ट्री में अलग तरह के खर्चे होते हैं। फैक्ट्री बनाना, फैक्ट्री को मेंटेन करना, फैक्ट्री को किराए पे लेना, या फैक्ट्री की जगह अपनी खरीदना, आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे लेन देन हो जाते हैं। अब इन सारे लेन देन को सिर्फ दिमाग में रख कर फाइनली साल के आखिर में प्रॉफिट और लॉस निकालना, आप समझ पा रहे हैं क्या ये इतना आसान काम है? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी उतना आसान नहीं है, ठीक है। बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ सोचने भर से आपको अंदाजा लग जाएगा इससे। तो बेटा इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इन सारे ट्रांजेक्शन को, इन सारे लेन देन को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू, और फाइनली उनको क्लासिफाई कर उनको समराइज करते हैं, ताकि हमें कॉन्सिक्वेंस फाइनली रिजल्ट मिल सके कि हमें इसको करना क्या है। और उसी हिसाब से अपने नेक्स्ट ईयर के लिए डिसीजंस डिफाइन किए जाते हैं कि हम ये अगले साल हमारे कौन कौन से डिसीजन से हमें फायदा हुआ था, नुकसान हुआ था। अगर नुकसान हुआ तो बचेंगे, और फायदा हुआ होगा तो उसको और अच्छे तरीके से रिपीट करेंगे। समझे आप मेरी बात को? तो अकाउंटिंग इसलिए मददगार साबित होती है। बट मैं इसको आगे डिफाइन करूंगा, बट मैं फिलहाल आपके यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन डिफाइन कर रहा हूँ। आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो समझिएगा। अगला पॉइंट है हमारा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ये क्या होता है? आपने सारे अकाउंट्स मेंटेन कर लिए, समराइज भी कर लिया, उसको एनालाइज भी तो करना होता है कि वाकई में कोई गलती तो नहीं रह गई उसके अंदर। उन्हें एनालाइज करना, चेक करना, जज करना, ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें जी। और कंट्रोल करने के बाद जब आपने देख लिया जी हाँ हमसे कोई गलती नहीं हुई, जब आप बिल्कुल श्योर्ड हो गए, ठीक है ना, कि हाँ हमसे कोई गलती नहीं हुई, हमने जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो अकाउंट्स मेंटेन किए वो प्रॉपर्ली सारे सही है, कुछ भी उनमें मिस्टेक, किसी तरह की भी कोई गलती वहां पर बाकी नहीं रही है, तो डेफिनेटली फाइनली आखिरकार आप क्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने का मतलब उसको एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, या एक ऐसी आम लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जो ज्यादातर लोग जानते हो। जैसे कि इंडिया के अंदर इसको हिंदी या इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं आप जी। नॉर्मली इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो लोग भी इस चीज को समझ सकें कि भाई पूरे बिजनेस में हुआ क्या, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ एट द वेरी एंड, ठीक है ना। फाइनल कंक्लूजन क्या निकला इस पूरे साल बिजनेस चलाने का, ठीक है। उसकी एक रिपोर्ट बना के तैयार कर दी जाती है जो स्पेशली
किसके लिए की जाती है? ऑनर के लिए, मालिक के लिए। मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूं कि मालिक जरूरी नहीं है, अगर किसी बिजनेस का कोई ऑनर है तो वो इस अकाउंटिंग, इस लैंग्वेज को जानता हो बिजनेस की। जी हाँ, ये आप पूरी लैंग्वेज, आप अभी तक कुछ नहीं जानते बिजनेस की लैंग्वेज के बारे में, तभी तो आप सीख रहे हो इस लैंग्वेज को। आप समझ पा रहे हैं? तो इसी तरह से जो इस लैंग्वेज को जानता नहीं है, ठीक है ना, आप उसको कैसे समझाएंगे कि जो इस बिजनेस से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो बिजनेस से जुड़े होते हैं मुनाफे के लिए, लेकिन वो पूरी लैंग्वेज को नहीं जानते, तो उनको उस लैंग्वेज में जो जो भी आपने पूरे साल अकाउंट्स मेंटेन किए उनको आप इंटरप्रेट करोगे, नहीं करोगे? ठीक है, उनको इंटरप्रेट करने का मतलब एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, आसान भाषा में कन्वर्ट करके देना, ताकि वो भी ये समझ सकें कि पूरे साल क्या क्या हुआ, कितने ट्रांजेक्शंस हुए, उन ट्रांजेक्शंस का क्या कंक्लूजन निकला एट द वेरी एंड ऑफ द ईयर। जी, आप समझ पाए मेरी बात? तो इसलिए उसको इंटरप्रेट किया जाता है और फाइनली इंटरप्रेट करके उसको कम्युनिकेट भी किया जाता है। फाइनली कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, जो रिजल्ट आता है उसको कम्युनिकेट करना, रिजल्ट यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट जरूरी नहीं है प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है ना। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी आया उसको कम्युनिकेट करना, एंड देयर फ्रॉम टू द पार्टीज इंटरेस्टेड इन दैम, यानी कि जो जो भी उनमें इंटरेस्टेड थी। अब पार्टीज कौन कौन से इंटरेस्टेड होंगी, आप खुद बताइए। एक बिजनेस से रिलेट रखने वाला कौन कौन सा पर्सन होता है? मालिक हो सकता है, पूरी मैनेजमेंट होती है, एम्प्लॉइज होते हैं उसके अंदर, और दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ कुछ हो सकता है कि आपने किसी और का पैसा भी वहां पे इन्वेस्ट करवाया हो। क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे आपने उधार खरीदा होता है या उधार किसी से पैसा लिया हो, तो वो भी तो इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे कि भाई तुमने बिजनेस मेरे पैसे से लेके शुरू करा है, क्या हुआ, पैसा तो नहीं डूब गया, पता लगा मेरा भी पैसा डूब गया, लगाया। तो आप बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये सारी इंटरेस्टेड पार्टीज होती है जिनके बारे में मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। तो खैर, कहने का पर्पज ये है, इससे आप समझ गए होंगे ये है अकाउंटिंग। ये पूरी डेफिनेशन थी अकाउंटिंग की, जो उम्मीद है आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन AICPA यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, और CA लेवल का के बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के जो CA कोर्सेज है ये होल्ड करता है, और वहाँ यहाँ से CA किया भी जाता है नॉर्मली, और इस CA से भी आगे के कोर्सेज यहाँ से किए जाते हैं, CA पे जैसे वगैरह से रिलेटेड। और इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, उसको आइए थोड़ा सा देखते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। देखो इन्होंने क्या कहा कि अकाउंटिंग को एक आर्ट बताया। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। वही बात जो तीनों मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। अकाउंटिंग को इन्होंने एक आर्ट कहा है, ठीक है, रिकॉर्डिंग की, क्लासिफिकेशन की और समराइजिंग की, ठीक है। ये तीनों बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि रिकॉर्डिंग क्या होती है, समराइजिंग क्या होती है, और क्लासिफिकेशन क्या होता है। इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, यानी कि एक इंपॉर्टेंट तरीके से, सिग्निफिकेंट मैनर यानी कि इंपॉर्टेंटली इस काम को अंजाम दिया जाता है, ठीक है। ये एक आर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि आर्ट है इसको हम रैंडमली ऐसे ही ट्रीट करेंगे, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, इन सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है जी। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, वही बात आ गई, ठीक है। और मनी में इनको स्पेशली रिकॉर्ड किया जाता है या इनको क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है वो ट्रांजैक्शंस और इवेंट जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के कम से कम हो। आप समझ पा रहे हैं? मतलब हम यहां पता लगा कि अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड करती है, क्लासिफाई करती है और समराइज करती है। इसके अलावा जो भी नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर के होंगे उन्हें अकाउंटिंग टोटली इग्नोर करेगी। आप समझ पाए क्यों? क्योंकि उनको इग्नोर करने की वजह भी है ना। आप खुद बताइए, अकाउंटिंग का पर्पस मैंने आपको बता दिया, फाइनली टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ दैट टाइप ऑफ बिजनेस, हाँ, या कंक्लूजन निकालना एट द एंड ऑफ द वेरी ईयर, ठीक, उस साल के आखिर में क्या कंक्लूजन निकला, और उस कंक्लूजन को क्या कहेंगे हम? प्रॉफिट या लॉस असर्टेन करना होगा। प्रॉफिट और लॉस हमें रुपीज में ही, मॉनेटरी टर्म्स में ही मिलेगा। इसके अलावा क्या आप ये कह सकते हैं कि मुझे इतने किलोग्राम का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? नहीं कहेंगे आप ये कहेंगे मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए फाइनेंशियल कैरेक्टर मैटर करता है यहाँ पर। और उसी के बाद वो कह रहा है कि इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, जो रिजल्ट आता है उसको इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट कर देना, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। हालांकि प्रोसेस में भी आएगा, आगे मैं आपको आगे प्रोसेस में डिफाइन करूंगा कि प्रोसेस भी होता है, पूरा प्रोसेस वहां में एक बार और एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो कुल मिला के बच्चों ये मैंने पूरी डेफिनेशन आपको यहाँ बता दी कि व्हाट द अकाउंटिंग इज एग्जैक्टली मीन, ठीक है ना, अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है। आइए इसके आगे हम फीचर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स यानी कि आप समझते हैं फीचर का मतलब क्या होता है? फीचर का मतलब है कि आप हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम इज अकाउंटिंग और एनीथिंग एल्स, ठीक, कि वो जो आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो ये अकाउंटिंग है या कुछ और है, ठीक है। मतलब होता है ना कि भाई आपको आपसे कहा जाता है कि भाई आप
एक एयरपोर्ट पे जाइए और आपको एक शख्स को रिसीव करना है, तो आप उसके कुछ फीचर्स जानना चाहोगे भाई, आपको उसके कुछ एट्रीब्यूट्स, मतलब उसकी क्या पहचान होगी, क्या आइडेंटिफिकेशन होगा, मैं कैसे पहचानूंगा उसको। तो आजकल तो जमाना आसान है जी, व्हाट्सअप या ईमेल वगैरह के थ्रू आपको फोटो में मेल कर दी जाती है, आपके पास फोटो आ जाती है, आप देख के आराम से पहचान लेते हो भाई, हाँ तो आप फला शख्स को रिसीव कर लेते हो। बट यहाँ बात कर रहे हैं हम उसी तरह के कुछ फीचर्स की कि आप कैसे पहचानेंगे कि अकाउंटिंग, यही जो प्रोसेस है, सिस्टम है, अकाउंटिंग है, ठीक है। उसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, आइए देखते हैं इसको। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, फर्स्ट पॉइंट हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। इट मींस कि सिर्फ फाइनेंशियल करेक्टर के ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को ही अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है। और इफ ट्रांजैक्शन इवेंट्स आर नॉट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, आगे वही बात, आर नॉट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, इट विल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट नहीं किए जाते, जैसा कि मैं आपको पहले डिस्क्रिप्शन दे चुका हूं। आगे चलें, इट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इवेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि सारे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को, इवेंट समझ गए ना आप लोग, इवेंट्स का मतलब है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक। और वो सारे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को ही रिकॉर्ड करेगी जो इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्टेबल हो, और उसके लिए हम इसका यूज करेंगे रुपीज एंड पैसा एज ए मेजरिंग यूनिट। जी, हर चीज की एक यूनिट होती है ना, ये पेन है, इसकी यूनिट, यानी कि मैं कहता हूँ कि इसका वेट क्या है, तो आप इसको किसमें मेजर करोगे, ठीक है ना, आप इसको ग्राम किलोग्राम में ही मेजर करोगे, तो इसकी यूनिट है ये। इसी तरह से मैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूंगा तो किस में करूंगा, कोई तो एक मुझे यूनिट लेनी पड़ेगी ना, तो रुपये और पैसा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की रुपये, हमारे यहाँ की करेंसी ही रुपये और पैसा है। कहीं और की यूएस वगैरह की होगी तो डॉलर लोगे आप बाहर के लिए, ठीक है ना, कहीं पे कुछ और लोगे, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, अलग अलग करेंसी के हिसाब से, ठीक है। तो वो मेजरिंग यूनिट होगी इसकी। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है हमारा बच्चों, ये अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन क्रोनोलॉजिकल या डेट वाइज ऑर्डर। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, यानी कि इनको डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, वो भी सिस्टमैटिकली, ये नहीं कि कुछ भी कहीं भी रिकॉर्ड कर दिया, जी नहीं, डेट वाइज। सबसे पहले 1 अप्रैल की एंट्री आएगी, फिर 2 अप्रैल की, फिर 3 अप्रैल की, फिर 4 अप्रैल की, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे उनकी एंट्रीज रिकॉर्ड होती चली जाएगी मंथली। अगर मंथली मेंटेन कर रहे हैं तो, हम ईयरली कर रहे हैं तो फिर वो ईयरली इसी तरीके से मेंटेन होंगी, समझे आप। तो हम जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, डेट वाइज ऑर्डर में करते हैं, ना कि हम ऐसे ही कहीं भी जब दिल करा तब नोट कर लिया, जब दिल नहीं करा छोड़ते चले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, फोर्थ वन इज कि it is the art of classifying business transaction under which process transaction similar in nature grouped at one place, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ये जो एक जैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उनको हम क्या करते हैं, ग्रुप्ड कर देते हैं एक प्लेस पर। जैसे मैंने मिस्टर ए से अप्रैल के मंथ में, मिस्टर ए से अप्रैल के मंथ में मैंने 10 टाइम्स उनसे डील किया है, यानी कि 10 टाइम्स मेरे उनसे ट्रांजैक्शन हुआ है, तो मैंने क्या करा, उन 10 के 10 ट्रांजैक्शन को मैंने मिस्टर ए के साथ ग्रुप कर दिया, उसे हम क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो हम कहां करते हैं क्लासिफिकेशन, लेजर के अंदर करते हैं, जैसा कि मैं पीछे बता के आ चुका हूं आपको, ठीक है, वो लेजर के अंदर हम करते हैं। और ऐसा नहीं, आगे भी इनको मैं और डिस्क्राइब करूंगा, आगे आने वाले प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में भी मैं इनको और डिस्क्रिप्शन का मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो वो चीज वहां पे भी होगी, तो जो जैसा कि मैंने लिखवा रखा है ये लेजर के अंदर, ठीक है। फिफ्थ वन पॉइंट है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग में आपको बता चुका हूं, 3 अकाउंट में मेनली होता है, देखिए ये रहा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अच्छा, बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे मैं इसको बताऊंगा कि क्या होती है, बट फिलहाल मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि अगर आपको किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है, देखिए फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है, तो इसके लिए हम बैलेंस शीट का यूज करते हैं। अगर आप किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट उठा लो तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, आप समझ पा रहे हैं। तो कुल मिला के समराइजेशन जो प्रोसेस है हमारा या स्टेप है, वो स्पेशली 3 मेन अकाउंट से रिलेटेड है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और मेंटेनिंग बैलेंस शीट, ओके। सिक्स्थ एंड द लास्ट वन इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, ठीक है, और उसको एनालाइज करना, उन ट्रांजैक्शंस को जो हमने किए हैं अब तक, जो नोट डाउन किए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या हमने सही किए हैं, गलत तो नहीं हुई, गलती हुई तो देखना, चेक करना कि गलती कहां हुई है। अच्छा, गलती के लिए यहाँ एनालाइज करने के लिए हम वो समराइजेशन में भी इन ट्रेडिंग अकाउंट से पहले एक स्टेप आ जाता है जिसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ये जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजों का पता लग जाता है इन एडवांस ही, ठीक है, बट वो उसका इस्तेमाल एनालाइजिंग में भी होता है, ठीक है, आगे इसको और एनालाइज करने के बाद उसी उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट कर देना। इंटरप्रेट कर देना मतलब एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना जो नॉर्मल, जो अकाउंटिंग नहीं जानने वाले लोग भी आसानी से समझ पाए, ठीक है, जिनको ये लैंग्वेज नहीं आती अकाउंटिंग की वो भी समझ पाए भाई, हाँ कि भाई बिजनेस में क्या हो रहा है।
तो आई होप कि आप फीचर्स इसके समझ गए होंगे। इन 6 के 6 पॉइंट से आपको सारे फीचर्स ओवर 1 to ऑल समझ में आ गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे, डेफिनेशन, इसकी हिस्ट्री और इनके फीचर्स को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। जी बच्चों, आइए अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की तरफ और देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या मतलब है इससे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग बताऊं उससे पहले हम ये जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बच्चों एम। क्या मतलब होता है इसका? एम, लक्ष्य जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। और ये हमें स्पेशली एक जवाब देता है और वो होता है व्हाई का, क्यों, क्यों है अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग आप मुझे बताएं, आप खुद सोचिए, जितना आपने अब तक मैंने आपको जितना अकाउंटिंग के बारे में अब तक बताया, अब आप इससे अंदाजा लगा पाए होंगे कि अकाउंटिंग ही क्यों, क्यों नहीं इसकी जगह इकोनॉमिक्स, क्यों नहीं इसकी जगह मैथमेटिक्स, क्यों नहीं इसकी जगह कोई और, अकाउंटिंग ही क्यों। तो अकाउंटिंग के क्यों का जवाब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे दिया गया है, आइए इनको देखते हैं। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस सबसे मेन पॉइंट है अकाउंटिंग का, इसलिए हम अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं। अकाउंटिंग को हम बिजनेस में इसलिए यूज करते हैं कि ये अकाउंटिंग के यानी कि सॉरी बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। आप खुद बताएं कि सारे 1 to ऑल 1 अप्रैल से लेकर हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ देता हुआ चल रहा हूँ। अकाउंटिंग पीरियड जो होता है हमारा, वो हमारा 1 अप्रैल से लेकर आने वाली मार्च 31 तक होता है, ठीक है। अब डेफिनेटली अगर मान लीजिए मैं 2020 से स्टार्ट कर रहा हूं तो ये 2021 में खत्म होगा, ठीक है ना, अगला साल। तो ये हमारा क्या है जी, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक। अब इस अकाउंटिंग पीरियड में मैंने कितने सारे ट्रांजैक्शंस किए होंगे, आप खुद बताएं। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, मे बी कि वो 500 हो, मे बी कि वो थाउजेंड्स हो, मे बी वो हो सकता है कई कई बिजनेस जितना बड़ा होगा उतने ही ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे। अब अगर जितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे, आप खुद सोचें, ठीक है, इतने ही ट्रांजैक्शंस को क्या मेमोराइज कर पाना, या किसी एक बंदे को आप अपॉइंट कर दें, जी तुम्हें सारे ट्रांजैक्शंस ही यहाँ पे जो है बैठकर सिर्फ याद करने हैं, तो उससे क्या सारे ट्रांजैक्शंस याद रहेंगे? क्या आपको इतना उम्मीद है उस शख्स से कि वो सारे ट्रांजैक्शंस दिमाग में रख पाएगा, कुछ भी नहीं भूलेगा और कहीं कोई मिस्टेक नहीं करेगा? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंसान बना ही गलतियां करने के लिए, गलतियां करके ही तो सीखता है वो। तो आप खुद बताएं मुझे कि वो देखिए, मेमोराइज करके इतने सारे ट्रांजैक्शंस को रख पाना एक इम्पॉसिबल सी बात है, इसीलिए हम उन चीजों को राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। और लिखा हुआ आपको एक तरीके से अमर हो जाता है, लिखी हुई चीज आपके पास है तो आपको कभी भी दोबारा से रिकॉल कर सकते हो माइंड के अंदर, ठीक है। दोबारा से देख लोगे, जी हाँ भाई कितने रुपए का मैंने इसको माल बेचा था, और रिकॉल कर लोगे माइंड के अंदर। लेकिन आपके पास अगर 1000 से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन हैं, लेन देन है, तो आप उन्हें कैसे रिकॉल करेंगे जब तक कि वो लिखे हुए ना हो। तो अकाउंटिंग सबसे मेन बात, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। और कैसे करती है मैंने आपको बता दिया, जर्नल के अंदर मेंटेन करती है, अपनी कुछ सब्सिडियरी बुक्स बनाती है, लेजर वगैरह में पोस्टिंग करती है, ठीक है ना। उसके बाद समराइज करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर दूसरा पॉइंट है इसका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, हम ये सारे ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन क्यों कर रहे हैं? इन सारे ट्रांजैक्शंस को 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक नोट डाउन कर एक जगह पे रखा, क्यों रखा? टू फाइंड आउट द कंक्लूजन या फिर टू फाइंड आउट द कंसीक्वेंस ऑफ दीज स्टेप्स। जो हमने किया है उनके फाइनल रिजल्ट क्या निकला, ये आप नहीं जानना चाहोगे। एक शख्स ने पूरे साल बिजनेस किया, मेहनत की, लगाया, टाइम लगाया, तो उसको क्या नतीजा हासिल वसूल हुआ, क्या उसको प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है ना। उसको असर्टेन करने में अकाउंटिंग मददगार साबित होती है। जी हाँ, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट मेंटेन करके तो प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है जी। तीसरा पॉइंट है डिपिक्शन या शो ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने आपको बता दिया समराइजेशन में, बैलेंस शीट बना के आप किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन आप शो कर सकते हो, ठीक है। अब जब आपके पास सारी चीजें मौजूद होंगी, सारे आपके पास रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, तो आप उससे आराम से किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन वहां पर डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है ना, उसका इस्तेमाल करके। फोर्थ पॉइंट आपका टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर। जब ये सारी चीजें जगह पर रिकॉर्ड होंगी तो आप उसको क्या करके आप इंटरप्रेट करके यूजर्स तक पहुंचा सकते हो। ये यूजर्स कौन होते हैं इसके बारे में तो मैं आगे हालांकि डिटेल में आपसे बात करूंगा, बट फिलहाल के लिए बताता चलूं यूजर्स कौन है बिजनेस के या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स होता है सबसे पहला तो ऑनर, मालिक, जिसने पैसा लगाया है बिजनेस शुरू करने के लिए, जिसने अपना टाइम भी लगाया है, उसने मैनेजमेंट खड़ी करी है, मैनेजमेंट भी यूजर होगी यहाँ पर, और मैनेजमेंट के साथ साथ एम्प्लॉइज भी यूजर होंगे उसके,
आप समझे मेरी बात तो कुछ। तो मैनेजर्स हो गए या एम्प्लॉइज हो गए, ठीक है ना, मैनेजमेंट हो गई पूरी की पूरी, ऑनर हो गया, और साथ के साथ जिनसे हमने उधार माल खरीदा था या उधार पैसे लिए थे या जिनको हमने उधार पैसा या माल बेचा है या दिया है, वो भी हमारे यूजर्स है। गवर्नमेंट हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है हमें, गवर्नमेंट में इंटरेस्टेड होती है भाई, बंदा बिजनेस कर रहा है, ठीक है ना, इसके बिजनेस से कितना फायदा हुआ, इसको कितना नुकसान हुआ, उसके ऊपर टैक्स भी तो आएगा गवर्नमेंट का, समझे ना। और भी बहुत सारे यूजर्स होते हैं जिनके बारे में मैं आपसे आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी बिजनेस का, सॉरी अकाउंटिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। आप समझे मेरी बात, तो यहाँ इनको ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। लास्ट है जी टू कंप्लाई या ओबे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। आप खुद सोचें, यानी कि कानून, लॉ में अगर हमें कहीं कानूनी तौर पे अगर हम कहीं फंस जाते हैं, ठीक है, अपने आप को सही साबित करने के लिए आपके पास अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन ही नहीं होंगे, तो आप खुद को कैसे सही साबित करेंगे। आपके ऊपर किसी ने गलत एलिगेशन लगा दिया, जी मैंने इनको उधार माल बेचा था इतने का और मैं इनसे पैसे मांग रहा हूँ, नहीं दे रहे हैं, तो आप कैसे साबित करेंगे कि इन्होंने माल आपको उधार बेचा था भी या नहीं बेचा था। अगर आपके पास प्रूफ होगा, आपके पास वाउचर्स या बिल्स मेंटेन होंगे, तो आप आराम से कभी भी उन सारे एलिगेशन से कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर दिखा के बच जाएंगे आप आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखत पढ़त काफी काम आती है। आप नॉर्मली भी देखते हो हम चीजों को लिख कर क्यों रखते हैं, हर एक पढ़ा लिखा शख्स आप देखोगे वो हमेशा चीजों को लिख कर मेंटेन रहेगा अपने पास, और लिख कर रखना जरूरी है, सेफेस्ट है आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। अगर आप चीजें लिख के रखेंगे तो आने वाले समय में आपके काम ही आएंगी वो चीजें। इसलिए हम जो जरूरी चीजें होती हैं, अपने पासवर्ड्स हो गया, दूसरी चीजें हो गई, उनको हम लिख कर रखते हैं यहाँ, सिर्फ मेमोराइज नहीं करते हैं उनको। हम लिख कर रखने से क्या होता है, वो चीज हमें सेफ हो जाती है। तो इसीलिए रिक्वायरमेंट की लॉ भी यानी कि एक कानूनी रूप से भी हमें अकाउंटिंग मददगार हमारे लिए साबित होती है। ये है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव। उम्मीद है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव यानी कि मकसद अकाउंटिंग का समझ में आया होगा, ठीक है ना, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलते हैं आगे, एडवांटेज लगभग मिलते जुलते ही हैं सारे पॉइंट। ये फायदे क्या है अकाउंटिंग, अब तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो आप बेटा, ठीक है ना, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो आप ये बात ध्यान में रख लीजिए कि आपके पास मोटी मोटी बुक्स होंगी इतनी, ठीक है, हो सकता है इससे भी ज्यादा मोटी हो। अब इन सारी बुक्स को इन सारी बुक्स का रोट मेमोराइजेशन करें, रट्टाफिकेशन करें, पॉसिबल नहीं है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए इतनी इतनी मोटी बुक्स कैसे आप रट लेंगे। समझ के चलें और उसको अपनी लैंग्वेज में ठीक है ना कन्वर्ट करके एग्जामिनर को समझाएं, ये आपके लिए ज्यादा सुटेबल है। समझ के चलेंगे वो चीज लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में रहेगी, और उसका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको करना है, यानी कि उसको एक तरीके से आप उसका प्रैक्टिकल करके देख पाएंगे कि भाई ये चीज कैसे अप्लाई होती है, उसका एप्लीकेशन आपको आएगी, ठीक है ना। तो वो चीज आइए देखें इसके एडवांटेज फायदे क्या क्या है। मैनेजमेंट के लिए मददगार साबित होती है अकाउंटिंग। जब सारी चीजें सब लिखत मौजूद होगी तो मैनेजमेंट के लिए तो मददगार साबित होनी, क्योंकि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं। पिछले साल मैंने जितने की कॉस्ट पे माल खरीदा था, ठीक है ना, मैं आज किस कॉस्ट पे माल खरीदूं, वो मेरी किससे पता लगेगा, वो मुझे अकाउंटिंग से पता लगेगा। वो अकाउंटिंग बताएगी अगर मेरे पास वो चीजें लिखत में होंगी तो, ठीक है, मेरे पास वाउचर्स होंगे, उनकी एंट्रीज होंगी, तो मैनेजमेंट आराम से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से ये सारी डिटेल निकलवा लेगी और वो देख लेगी कि हमने पिछले साल एबीएन कंपनी से जो माल खरीदा था वो किस रेट पे खरीदा था, क्या आज हमें बार्गेनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। वो सारी चीजें एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको। तो मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेने में, प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग में बहुत मददगार साबित होती है, ठीक है ना, मैनेजमेंट के लिए। रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी फायदा आप जानते हैं, यानी कि हम एक तरीके से मेमोरी को रिप्लेस करती है। मेमोरी की अपनी लिमिटेशंस है, खामियां हैं, वो कुछ लिमिटेड डेटा ही माइंड में रख सकते हैं हम अपनी मेमोरी में, और लिख के रखेंगे, ट्रांजेक्शन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, प्रॉपरली एक उनके लिए बुक्स मेंटेन करेंगे, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिटेबल होगी। कंपैरेटिव स्टडी के लिए, यानी कि हम अगर चीजों को लिखकर चलेंगे, डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेटा को मेंटेन करते हुए चलेंगे, तो वो हमारे लिए कंपेयर करने में भी आसानी होगी। मैंने पिछले साल इतने रुपए का मुनाफा कमाया था और पिछले साल इतना ही मुनाफा कमाया, तो ये कंपेयर कैसे कर पाएंगे आप लोग, अगर आपके पास डेटा है सारा, अगर आपने सारी चीजों को रिटर्न में रखा हुआ है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उनके लिए मेंटेन कर रखे हैं, तभी आप उसको इजीली कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज ये कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी काम में आता है, बिजनेसमैन के लिए, मैनेजमेंट के लिए कंपैरेटिव स्टडी के लिए काम में आता है। यूजफुल फॉर डिटरमिनिंग टैक्स लायबिलिटी, आपने कितनी आपकी इस साल की इनकम रही है, उसके ऊपर कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, ये एडवांटेज है अकाउंटिंग की, ठीक है ना। ये अकाउंटिंग बताती है आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, वो तो उस पर निर्भर होगा ना कि आपकी इनकम कितनी, आपका प्रॉफिट कितना आया,
ठीक है, और उन्हीं प्रॉफिट के ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी मेंटेन होगी, तो वो भी आपको अकाउंटिंग से मिलेगी। सर्व्स एज एन एविडेंस, यानी कि जैसे कि मैंने बताया था, प्रूफ बतौर कोर्ट ऑफ लॉ में एक सबूत बतौर अकाउंटिंग आपको फायदा पहुंचा सकती है। अगर कहीं किसी ने आपके ऊपर गलत एलिगेशन लगा दिया है तो आपको कोर्ट ऑफ लॉ में आपको निर्दोष साबित करवा सकती है, अगर आपके पास प्रूफ सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन हैं तो, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी, आप जानते हैं। सिक्स्थ वन इज एनेबल्स करेक्ट इवैल्यूएशन इन बिजनेस। बिजनेस में हर चीज का एक करेक्ट इवैल्यूएशन, यानी उनकी सही मूल्यांकन करना, सही वैल्यू डिसाइड करना या लगाने में मददगार साबित होती है अकाउंटिंग। आपने एक एसेट 5 साल पहले खरीदा था, आज उसकी क्या कीमत है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही आपको एग्जैक्टली बता सकती है, ठीक है ना, उसकी करेक्ट इवैल्यूएशन में मददगार साबित होती है। असिस्टेंस ऑन इंसॉल्वेंसी, ये एक नई टर्म है आपके लिए। इंसॉल्वेंसी किसे कहते हैं? इंसॉल्वेंसी कहते हैं हम दिवालिया हो जाना। दिवालिया, दिवालिया समझते हैं ना, जिसका दिवाला निकल गया। अब दिवाला निकल गया, ये बड़ा मुहावरा यूज होता भी, मेरा तो दिवाला निकल गया। दिवाला निकल गया मतलब दिवालिया हो जाने का मतलब ये कि आप उस शख्स के पास उसको इतना नुकसान हो गया कि अपनी लाइबिलिटीज वो पेड ऑफ नहीं कर सकता, अपनी उधारियां भी चुकता नहीं कर सकता, उसे हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। यानी कि उसके पास अब बिजनेस में कुछ नहीं बचा, इतना भी नहीं बचा कि वो अपनी उधारियां चुकता कर सके, वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। हालांकि इसको आगे हम डिस्क्रिप्शन में लेंगे। जो इंसॉल्वेंट हो जाता है उससे ऐसा नहीं जो भी कोई भी शख्स आएगा, ठीक है, अपनी उधारियों से बचने के लिए अपने आपको इंसॉल्वेंट साबित कर देगा, दिवालिया साबित कर देगा, नहीं। कोर्ट उसको डिसाइड करता है कि वाकई में ये दिवालिया हुआ भी है या नहीं, बट आफ्टर द चेकिंग ऑफ देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। इन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने के बाद, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो कोर्ट क्या ऑर्डर देता है जी? सबसे पहले कोई अगर शख्स अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए आया है तो सबसे पहले वो ये डिसाइड, पहले वो कोर्ट में ये प्रूफ करेगा कि वाकई में क्या वो दिवालिया हुआ भी है या नहीं। तो कोर्ट्स के सारे अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करवाएगा कि वाकई में इसके लॉस हुआ है, यानी कि इसके बाद इतने पैसा भी नहीं कि अपने उधारियों को चुकता कर सके। उसके बाद वो डिक्लेयर होता है कि हाँ भी ये दिवालिया हो गया, इंस्टॉलमेंट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये थे इसके कुछ फायदे, और इसी तरह के कुछ इसके नुकसान भी हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं इनके कुछ नुकसान भी फटाफट। लिमिटेशन भी इसी तरह के हैं। अकाउंटिंग डज नॉट क्लियर द होल पिक्चर ऑफ द बिजनेस। जैसे मैंने आपसे कहा कि हर चीज के फायदे और नुकसान अपने हैं, जब फायदे होते हैं तो नुकसान भी कुछ होते हैं। नुकसान मतलब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि अकाउंटिंग यूज करने का कोई नुकसान हो सकता है, नुकसान नहीं, कुछ कमियां रह गई हैं इसके अंदर, उन कमियों को अगर पूरा कर लिया जाता तो शायद ही अपने आप में परफेक्ट हो जाती। बट एज वी नो कि नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है ना। तो परफेक्शन नाम की चीज देखिए टर्मिनोलॉजी में तो अच्छी लगती है, बट हाँ अगर हम कहेंगे कोई चीज बिल्कुल ही परफेक्ट है, ठीक, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है नेचुरल चीजों के अलावा, ठीक है। तो हाँ बेशक सूरज का अपना टाइमिंग एक परफेक्शन पर है कि वो अपने टाइमिंग पे ही निकलेगा और टाइमिंग पे ही सेट होगा, ठीक है ना। मतलब सूरज का आना जाना अपने एक टाइमिंग पर है, वो परफेक्ट है, ठीक। लेकिन हम इन नेचुरल चीजों के अलावा अगर हम अननेचुरल चीजों की बात करें तो वहां पे ये चीज फिट नहीं हो सकती, ठीक। तो वहां पे कुछ ना कुछ कमियां रही जाती हैं। तो यहाँ पे अकाउंटिंग में भी कुछ कमियां बताई गई हैं, उनके ऊपर बात कही गई है उन्होंने। देखते हैं ये क्या क्या है। अकाउंटिंग डज नॉट क्लियर द होल पिक्चर ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग जो है ना बिजनेस की सारी पिक्चर को क्लियर नहीं करती है। क्या मतलब है इससे? आइए देखें। ओनली ट्रांजेक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब वही बात, अकाउंटिंग जो होती है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में जो कन्वर्टिबल होते हैं ट्रांजेक्शंस, उन्हें ही इंपॉर्टेंस देती है, उन्हें ही रिकॉर्ड करती है, और जो नहीं हो सकते उन्हें नहीं करती है। तो बात भी सही है, ठीक है ना। अब देखो, अगर मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्टिबल कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, अब आपको सर ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं जो नहीं होते? देखिए, एक मैनेजमेंट की मेहनत, एक एम्प्लॉय की मेहनत, ईमानदारी या उसकी बेईमानी, इसकी अपनी भी एक कीमत हो सकती है। किसी के ईमानदारी से एक बिजनेस को कई लाखों करोड़ों का फायदा भी हो सकता है, और अगर किसी एम्प्लॉय ने बेईमानी कर दी तो कई करोड़ों या लाखों का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इसको यहाँ पे अकाउंटिंग इग्नोर करती है, यानी कि क्वालिटी को इग्नोर करती है अकाउंटिंग, क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को कंसीडर करती है। वही बात कह रहे हैं नॉर्मली, ठीक है ना। ये कमियां हैं, खामियां ये बता रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग भी कमी, इसको भी पूरा कर लेते अकाउंटिंग, तो ये अपने आप में पूरी हो जाती। तो वो चीज, अकाउंटिंग इज नॉट एब्सोल्युटली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग जो है वो एब्सोल्युटली एग्जैक्ट नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, ये चीजों को रिकॉर्ड तो करती है, बट जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजेक्शंस होते हैं उनको इग्नोर कर देती है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये देखते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस सच एज सेल और परचेज और रिसीप्ट ऑफ कैश, बट फॉर असर्टेनिंग प्रॉफिट लॉस सम एस्टिमेट्स आर आल्सो मेड। कुछ एस्टिमेट्स भी लिए जाते हैं, जैसे कि यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट। देखो यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्ट, इसलिए इन्होंने कहा कि हम किसी भी असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हम कुछ एस्टिमेटेड या यूजफुल लाइफ का यूज करते हैं,
कि भाई ये कितने साल नॉर्मली एसेट परफेक्टली चल पाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस के लिए एक मशीन खरीदी और मैंने ये माना कि जो मशीन मैंने 5 लाख रुपए की खरीदी है, ठीक है, ये आने वाले 10 साल तक मेरे बिजनेस में अच्छी से बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड किए चल पाएगी, लगाए, ठीक है ना, मतलब बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाए चल पाएगी। तो ये मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ, और क्या पता वो उससे पहले ही खत्म हो जाए या फिर उसके बाद, यानी कि उसके बाद तक भी कुछ चल जाए, 1-2 साल और एक्स्ट्रा चल जाए। तो यहाँ पर कहने का पर्पज यहाँ ये है कि ये कुछ यूजफुल एसेट यानी यूजफुल लाइफ को भी कंसिडर करती है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए पक्के बिल मांगती है, जैसे सेल और परचेज ऑफ गुड्स और एसेट्स। आपने कोई भी माल खरीदा है या कोई भी माल बेचा है या कुछ एसेट्स खरीदे या बेचे हैं, तो उनके लिए कहती है जी पहले बिल लाओ, समझना। तो ये उस चीज को कह रही है कि ये एब्सोल्युटली एग्जैक्ट नहीं है अकाउंटिंग, कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ इस चीजों को लेके चल रही है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ लिमिटेशंस बताई हुई हैं, कमियां हैं इस तरह की। तो इन चीजों को अगर हटा दें तो डेफिनेटली अकाउंटिंग अपने आप में परफेक्ट हो जाए। थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग डज नॉट शो व्हाट द बिजनेस इज वर्थ। अकाउंटिंग एग्जैक्ट बिजनेस की वर्थ कीमत को शो नहीं करती। अब देखिए इसलिए शो नहीं करती क्योंकि प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करती है। अगर प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर नहीं करे अकाउंटिंग, तो डेफिनेटली ये लिमिटेशन इसकी हट जाए यहाँ से, ठीक है ना। लेकिन बिजनेस की एग्जैक्ट वैल्यूएशन का कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई असेट बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए का आपसे 5 साल पहले खरीदा था, ठीक है, और आज उसकी कीमत डेप्रिसिएट करते करते कम हो गई इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो जरूरी नहीं है मार्केट में भी उसकी कीमत वही हो गई हो, ठीक है। इसलिए ये कह रहा है कि वहां बिजनेस की एग्जैक्ट वैल्यूएशन को शो करे अकाउंटिंग, ये इसकी एक सबसे बड़ी कमी है। तो वही चीज यहाँ शो कर रहा है। अब देखिए हर चीज के अपने फायदे नुकसान है। अगर हम किसी चीज को एक अलग सिनेरियो के हिसाब से लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली उसका दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है, और क्या पता वो उसकी कमी या खामी बन जाए उसकी, ठीक है। तो वो उसी चीज को यहाँ बता रहा है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है जिसको यहाँ ने क्लियर किया है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी यूज्ड एज द ओनली टेस्ट ऑफ मैनेजरियल परफॉर्मेंस। यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिर्फ एक अकेला साधन नहीं हो सकता कि मैनेजरियल परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए। हाँ ये बात हकीकत है कि जो मैनेजमेंट होती है उनकी परफॉर्मेंस क्या हम प्रॉफिट और इनकम के हिसाब से जज करेंगे। क्या पता मैनेजमेंट बहुत काबिल है लेकिन प्रॉफिट नहीं कर पाए किसी और वजह से। क्या पता रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, R&D डिपार्टमेंट, उसमें कोई कमी रह गई उस प्रोडक्ट के रिसर्च में, ठीक है ना। लेकिन मैनेजमेंट ने काम अपना अच्छे तरीके से किया है, तो उसकी परफॉर्मेंस को हम कैसे टेस्ट करें सिर्फ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बिना पर। तो ये कमी है, इसकी खामी जो यहाँ बताई गई है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं ये कुछ केसेस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ठीक है ना। कुछ केसेस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब यानी कि अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स है कहते कुछ हैं और दूसरी जगह पे इनका कॉन्ट्राडिक्शन भी हो रहा होता है। आइए देखेंगे ऐसे। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये प्रिंसिपल्स हैं चैप्टर नंबर 3, इससे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं इनको डिफाइन करूंगा कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है ना, करंट एसेट बताता है कि लाइक स्टॉक ऑफ गुड्स इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच आर एवरेज लेस। ये कहता है कि जो गुड्स की कीमत है या स्टॉक ऑफ गुड्स है इनकी कॉस्ट जो होती है ना, ठीक है ना, वो हम किस बेसिस पे डिफाइन करेंगे। तो कहता है जी कॉस्ट प्राइस ले लो और मार्केट प्राइस ले लो, यानी जितने का आपको पड़ा है वो और मार्केट प्राइस, इनमें से जो कम हो उतने पे रिकॉर्ड कर लो उसको, ठीक है। ये कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कहता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द करंट एसेट्स मे बी वैल्यूड ऑन कॉस्ट बेसिस इन सेम ईयर एंड एट द मार्केट प्राइस इन अनदर ईयर। यानी कि ये कह रहा है इसी के हिसाब से अगर हम करंट एसेट्स को की वैल्यू कॉस्ट बेसिस पे रिकॉर्ड करें उसी साल में ही, ठीक है ना, और मार्केट प्राइस पे दूसरे साल में रिकॉर्ड करें, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। आप समझ रहे हैं, यानी कि एक साल में हमने जिस साल हमने इसको खरीदा कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया और किसी और साल में इसको हमने मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पर प्राइस भी डिफर हो जाएगा और यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन भी हो जाएगा, यानी कि कंजर्वेटिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जा रहा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो इन दिस मैनर प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी इज ओपनली वायलेटेड। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि आप साल दर साल एक ही चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करें, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभार हम चीजों को मार्केट वैल्यू के हिसाब से डिफाइन कर लेते हैं, तो कभी कभार हम कॉस्ट प्राइस के हिसाब से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और यही प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी यहाँ पर वायलेट करता है। तो देखिए होते हैं कि हम कुछ चीजों के ऊपर हमने कुछ प्रिंसिपल्स निकाले हैं तो वो दूसरी जगह चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा हो जाता है नॉर्मली। तो ये इसकी कमी है, यानी कि लिमिटेशन है जो उसको लिमिटेड कर देती है, ठीक है। ये यहाँ पर डिफाइन किया गया। अकाउंट्स आर अफेक्टेड बाय सब्जेक्टिविटी फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैलेंस शीट इज लार्जली द रिजल्ट ऑफ पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कहने वाली कि सो द ऑब्जेक्टिव फैक्टर इज लॉस्ट, मतलब
सब्जेक्टिविटी फैक्टर से अफेक्टेड होती है अकाउंटिंग, ये कहना चाह रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में क्या होता है, अब एक्चुअली काफी कुछ पॉइंट्स है इसके अंदर जिन्हें हम डिस्क्लोज करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। कई बार अकाउंटेंट्स को जो इंस्ट्रक्शंस पीछे से कंपनी की तरफ से दी जाती हैं वो ही सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां मेंटेन करते हैं। हालांकि इसको डे बाय डे आने वाले ईयर्स के अंदर इनके ऊपर कोशिश की जा रही है कि इनको परफेक्ट किया जाए और जो कमियां इनको दूर किया जाए, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो कमियां देखिए रह ही जाती, और वो समय के अनुसार उनको चेंज किया जाता है, समय के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम उनके ऊपर चेंजेस अप्लाई किए जाते हैं। तो कहने का पर्पस सिर्फ इतना है कि अकाउंटिंग जो है सब्जेक्टिविटी फैक्टर से अफेक्टेड है, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव फैक्टर लॉस्ट हो जाता है कि भाई अगर एक अकाउंटेंट एक हिसाब से बैलेंस शीट बना रहा है तो अगले साल अगर किसी और अकाउंटेंट को बैठाया गया तो क्या बताओ किसी और हिसाब से उस बैलेंस शीट को मेंटेन करें। मतलब कुछ पर्सनल जजमेंट जो होते हैं अकाउंटेंट्स के वो वहां पर वेरी कर जाते हैं बैलेंस शीट को। इनका कहने का पर्पस ये कुछ लिमिटेशंस हैं इनकी। तो देखिए ये लिमिटेशंस थी इनकी, कोई इनको मतलब ऐसा नहीं है कि इन लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग हम पूरी अकाउंटिंग को गलत मान लें, कुछ कमियां खामियां रह जाती हैं हर प्रोसेस हर सिस्टम के अंदर, और वही उस सिस्टम को किसी अगर हम उसमें उन चीजों को मेंटेन कर लेते हैं आने वाले समय के अंदर, उन कमियों को दूर कर लेते हैं तो वो परफेक्शन की तरफ चलना चालू हो जाती है। लेकिन अगर हम उनको मेंटेन भी करने चलेंगे तो डेफिनेटली कुछ और कमियां निकल कर आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम मौजूदा दौर में देखें तो जीएसटी के बहुत सारे फायदे भी नजर आए गवर्नमेंट के हिसाब से, बट कुछ इसके ड्रॉबैक्स और इसकी कुछ डीमेरिट्स भी नजर आए, ठीक है ना। तो हर चीज के अपने कुछ फायदे नुकसान और या कुछ कमियां उनमें होती ही हैं, वो यहाँ पर डिफाइन की गई हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और जो कि है हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? देखिए प्रोसेस मैंने आपको बताया था, सबसे पहला प्रोसेस है कि अकाउंटिंग, अगर हम अकाउंटिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो उनमें हम हमारे यहाँ स्टेप्स फॉलो होंगे, प्रोसेस होगा बकायदा कि अकाउंटिंग के अंदर वो प्रोसेस क्या होगा उसे यहाँ पर समझना होगा, ठीक है। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर इट इज टू बी रिकॉर्डेड और नॉट, यानी कि क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया भी जाना है या नहीं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, सबसे पहले आप ट्रांजैक्शंस को ये देखेंगे क्या वो रिकॉर्ड किए जाने काबिल है भी या नहीं, ठीक है। या मतलब उसको एग्जैक्टली वो बिजनेस से जो भी ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है भी या नहीं, ठीक है। फिर दूसरा इसको मेजर करना, क्या जो ट्रांजैक्शंस हमने देखा है कि इसको रिकॉर्ड किया जाना है क्या इसको मॉनेटरी टर्म्स में भी कन्वर्टेबल है या नहीं, क्या हम उसको पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि वो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, बट इनको हमें मेजर करना किसमें, रुपीज और पैसा के अंदर, ठीक है ना, एज पर आवर करेंसी सिस्टम, ठीक। उसकी मेजरिंग यूनिट मानकर फिर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं नॉर्मली। उसके बाद मेजर करने के बाद उसको आप रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्डिंग कहाँ होगी आपकी, रिकॉर्डिंग होती है आपकी, मैंने आपको बताया था जर्नल के अंदर, ठीक है। रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे आप, जर्नल के अंदर, और दूसरी जगहों पे भी रिकॉर्डिंग होती है सब्सिडियरी बुक्स के अंदर, वो भी, बट इनके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो रिकॉर्डिंग आप कहाँ करेंगे, जर्नल में। फिर आप उसका क्या करेंगे, रिकॉर्ड किए हुए डाटा का क्लासिफिकेशन करेंगे, उनकी ग्रुपिंग करेंगे एक तरफ पे, ठीक है ना, डिवीजन करेंगे, उनको एक अलग जगह पे ग्रुप कर देंगे, एक जैसे ट्रांजेक्शंस को या एक जैसे एंट्रीज को, ठीक है, उनको एक जगह पे आप क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। तो क्लासिफिकेशन हो जाएगा उनका, वो कहां पर होगा, लेजर के अंदर होगा। और फिर क्लासिफिकेशन के बाद आप करेंगे समराइजिंग। समराइजिंग मैंने आपको बता दिया 3 अकाउंट्स के थ्रू होती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो ये 3 तरह से उनको प्रेजेंट करेंगे हम, और बैलेंस शीट से हम फाइनेंशियल पोजीशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। और एट द वेरी एंड सेकंड लास्ट पॉइंट पे हम इंटरप्रेट करेंगे उसको, एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे जो उन लोगों के भी समझ में आए जो अकाउंटिंग जैसी लैंग्वेज को नहीं जानते और समझते हैं, ठीक है ना। उनको इस लैंग्वेज में इस पूरे डेटा को कन्वर्ट कर देना और इंटरप्रेट कर एनालाइज करके और इंटरप्रेट करके उसको कम्युनिकेट करना उन लोगों तक जो उसके यूजर्स हैं। यूजर्स मैंने आपको बता दिया कौन कौन है और आगे भी बताऊंगा इनका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है एक अकाउंटिंग का 1 to 1, इसको इन्हीं प्रोसेस को हमें इसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करना है, समझे आप। मतलब ये सिस्टम है आर्ट के साथ साथ, इसलिए इसको साइंस भी कहा जाता है कि एक मतलब ऐसा नहीं है कि इसको एक बिना किसी सिस्टमैटिक मैनर में हम इसको अकाउंटिंग के सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, नहीं। इसका अपना एक क्रोनोलॉजिकल सिस्टम होता है या एक सिस्टमैटिकल मैनर में इसको रिकॉर्ड किया जाता है, जो ये पूरा प्रोसेस आपको डिफाइन कर रहा है यहाँ पर। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बाकी का डिस्क्रिप्शन मैं पीछे भी देके आया हूँ, तो उसको भी प्लीज ध्यान से देखिए और पढ़िए समझिएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं हम अपने बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है।
बुक कीपिंग आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, बुक्स मेंटेन करना, ठीक है ना। लेकिन ये अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी से कैसे डिफरेंट है? ये अकाउंटिंग का एक पार्ट है। आइए देखते हैं। इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आइए, इन ए सिस्टमैटिक मैनर, एक सिस्टमैटिक मैनर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को नोट किया जाता है उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं, ठीक है। ये अकाउंटिंग का एक पार्ट है। इट इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड मेजरिंग देम इन मॉनेटरी टर्म्स, और रिकॉर्ड करना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्लासिफाई करना उनको। ये सारा सिस्टम कहाँ होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर होता है, और इसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। मतलब जर्नल रिकॉर्डिंग के लिए जर्नल मेंटेन करना, क्लासिफिकेशन के लिए लेजर मेंटेन करना, और उसके बाद और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना ताकि हम अकाउंटिंग को फॉलो कर सकें, उसे बुक कीपिंग नॉर्मली कहा जाता है, ठीक है ना। ये बेसिस होता है अकाउंटिंग का, यानी कि अगर आप बुक्स मेंटेन नहीं करेंगे तो अकाउंटिंग फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये बेसिस है अकाउंटिंग का, ठीक है ना, यानी कि बेस है। इसके बिना आप अकाउंटिंग फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये प्राइमरी स्टेज है, बिल्कुल ये समझ लीजिए, ठीक है ना। और सेकेंडरी स्टेज क्या होगी? सेकेंडरी स्टेप क्या होगा? अकाउंटिंग। सबसे पहले आप बुक्स मेंटेन करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं तो कहते हैं। सेकेंडरी स्टेज होगी आपकी अकाउंटिंग, तब आप उसमें अकाउंटिंग कर पाएंगे, ठीक है। और ये जॉब जो होती है, और दूसरी बात बच्चों, बुक कीपिंग के लिए किसी भी तरह के कोई स्किल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, बेशक ये एक रूटीन जॉब है जिसके लिए हम किसी भी अनस्किल्ड पर्सन को भी रख सकते हैं इन बुक्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और मैकेनिकल होती है लेकिन रूटीन जॉब है ये, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है। दिस जॉब इज रूटीन, मैकेनिकल इन नेचर, ठीक है, एंड परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ, ठीक है, डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल्स, ठीक। ये किसी भी स्पेशल स्किल को की रिक्वायरमेंट इसको नहीं होती है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे किसी भी इस तरह के स्पेशल स्किल की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होती, ठीक है बच्चों। तो ये बात मुझे मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि व्हाट द एग्जैक्टली मीन बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या है, और ये पार्ट है अकाउंटिंग का। आगे आगे चलते हैं। चलिए, अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग बुक कीपिंग से काफी वाइडर कॉन्सेप्ट है। जो अभी तक हम पढ़कर आए हैं वो सारा अकाउंटिंग में आपको बता चुका हूं, लेकिन अकाउंटिंग बुक कीपिंग जहां पर खत्म होती है, यानी कि जहां पर बुक कीपिंग एंड होती है, वहां से अकाउंटिंग की शुरुआत होती है, ठीक है। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, ठीक है, इंटरप्रेटिंग देम और कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द फाइनेंशियल यूजर, यानी फाइनल यूजर्स तक। वो चीज मैं आपको बता चुका हूं। सेकंड स्टेज है ये, ठीक है, सेकंड स्टेज है बुक कीपिंग के बाद, और ये जॉब काफी एनालिटिकल और डायनामिक होती है नेचर के अंदर। इसके अंदर स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट है, और सीनियर स्टाफ ही इसको करता है। देखिए ये रहा, सीनियर और स्किल्ड स्टाफ ही इसको करता है, यानी कि हम किसी भी जूनियर स्टाफ को ये काम करने के लिए नहीं दे सकते। जिसको ये लैंग्वेज अच्छे से आती है, जिसको ये सिस्टम समझ में आता है, वही, यानी कि जो स्किल्ड स्टाफ होता है, हम सिर्फ उसको ही ये पूरा सिस्टम उसके हैंड ओवर करते हैं। अदरवाइज हम अनस्किल्ड पर्सन के हाथ में अकाउंटिंग का प्रोसेस नहीं देते हैं। तो आई होप कि आप यहाँ अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, अकाउंटिंग क्या है। अब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटिंग, देखो अकाउंटिंग मैंने आपको बता दी, आपको बुक कीपिंग समझ में आ गई, दोनों पॉइंट अच्छे समझ में आ गए। अकाउंटेंसी एक सिस्टमैटिक नॉलेज है अकाउंटिंग की, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग। आपने जो अकाउंटिंग की नॉलेज ली है और जो बुक कीपिंग आपने पढ़ी है, वो सब की नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज अकाउंटेंसी है। ये उससे भी ज्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट है। इट इज द थ्योरी पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग, वेयर एज अकाउंटिंग रिलेट्स टू द अप्लाइंग द नॉलेज ऑफ द अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग नॉर्मली रिलेट करती है अकाउंटेंसी की नॉलेज को अप्लाई करने से रिलेटेड है, ठीक है। और अकाउंटिंग थ्योरेटिकल पार्ट है उसका, ठीक है। अकाउंटेंसी इज द नॉलेज, वेयर एज द अकाउंटिंग इज द एक्शन और प्रोसेस। समझ गए आप? अकाउंटेंसी को नॉलेज कहा गया है यहाँ, और अकाउंटिंग को एक्शन या प्रोसेस कहा गया है। अकाउंटिंग एग्जैक्टली उस एक्शन, एक तरीके से समझ लीजिए कि अप्लाई करना, एप्लीकेशन को हम अकाउंटिंग कहेंगे, ठीक है ना। किसी एक्शन या प्रोसेस को मतलब वर्किंग में लाना, और उसकी नॉलेज को, और किसकी नॉलेज को वर्किंग में लाना, वो अकाउंटेंसी है, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द रूल। अकाउंटिंग प्रोसेस जो होते हैं वो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, जिसे कौन फ्रेम करता है? अकाउंटेंसी फ्रेम करती है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अकाउंटेंसी इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, ठीक है। और अकाउंटेंसी में ये दोनों टर्म्स आ जाती हैं, अकाउंटिंग भी और बुक कीपिंग भी, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो आई होप कि अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग तीनों में आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस क्या, यानी कि अकाउंटिंग की कितनी शाखाएं हैं, कितने तरह की अकाउंटिंग हो सकती है?
अकाउंटिंग में पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग है, तीसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग किससे रिलेटेड होती है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग की वो ब्रांच होती है बच्चों विच रिकॉर्ड्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर इन ए सिस्टमैटिकल मैनर। वही बात जो मैंने आपको बताई अभी तक, जो हमने अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है मेनली वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और ये अकाउंटिंग की वो ब्रांच उन्होंने कहा जो रिकॉर्ड करती है बिजनेस और ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स को जो फाइनेंशियल नेचर के सिस्टमैटिक मैनर में, ताकि उससे फाइनली प्रॉपर्टी लॉस निकाला जा सके और उसके प्रोसेस को समराइज करके, ठीक है ना, इंटरप्रेट करके यूजर्स तक पहुंचाया जा सके, जैसा कि मैं आपको पहले बता के आ चुका हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहती है? ये अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जो सीधे तौर पे कंसर्न होती है ascertainment of the total cost and per unit cost of goods, operations, activities, processes, services produced या provided by a business firm। आई बात समझ में? मतलब कहने का क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने आपको बता दिया, सीधे तौर पर उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उनको उनका क्लासिफिकेशन, उनका समराइजेशन, उनका इंटरप्रिटेशन, जैसे कि मैं आपको अभी तक बता कर आया हूं, वो सीधे तौर पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है, ठीक। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग है जी कॉस्ट पर यानी कि पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करना, ठीक है, या टोटल कॉस्ट एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में लगने वाली टोटल कॉस्ट कितनी है, कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है, किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन में कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है, पर्टिकुलर हमने गुड खरीदी तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, पर्टिकुलर गुड हमने मैन्युफैक्चर करी तो उसकी कॉस्ट कितनी हुई है, ठीक है। ये जो हमने सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सर्विसेज को, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकालना, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब पर यूनिट कॉस्ट निकालना, वो काम होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है। इसके लिए नॉर्मली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, जिसके लिए हम CMA भी करते हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये दोनों प्रोसेसेस में कन्वर्ट होती है। देखो, एक वर्ड सुना होगा आपने CA, जिसे हम बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सारी अकाउंटिंग सारी ब्रांचेस को नॉर्मली पढ़ता भी है, समझता भी है, उनके सारे रूल्स रेगुलेशन को जानता समझता है। लेकिन एक पर्टिकुलर कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए एक अलग से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया, जो CMA यानी कि पहले तो कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICWAI के नाम से था, अब उसे CMA यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहा जाने लग गया है। तो CMA नॉर्मली से कहा जाता है। वहाँ नॉर्मली कॉस्ट निकालने के ऊपर ही पूरी अकाउंटिंग के ऊपर कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। वहाँ सारी आपको जो सब्जेक्ट्स मिलेंगे वो नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड होंगे या मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड होंगे, तो उनको यहाँ डिफाइन किया गया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी लगभग इसी से रिलेटेड है, ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं मैं। इट इज कंसर्न विद द प्रेजेंटिंग, जनरेटिंग और द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, जैसे कि फंड्स, कॉस्ट और प्रॉफिट्स एटसेट्रा से रिलेटेड इन सच ए मैनर दैट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन प्लानिंग। समझे आप? मतलब ये टोटली सीधे तौर पे उनसे रिलेटेड है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना या जनरेट करना। कौन सी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? जो फंड से रिलेटेड हो, कॉस्ट से रिलेटेड हो, प्रॉफिट से रिलेटेड हो, इस तरह से जो मैनेजमेंट को प्लानिंग में मददगार साबित हो या उसकी कंट्रोलिंग में मददगार साबित हो, जिससे वो इफेक्टिव डिसीजंस इन फ्यूचर ले पाए, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उससे रिलेटेड होती है। तो आई होप कि इन तीनों ब्रांचेस आपको समझ में आई होंगी। बाकी का डिस्क्रिप्शन आपकी बुक्स में भी मौजूद होगा, ठीक है ना। इन चीजों को आप थोड़ा सा वहां से भी क्लैरिफाई कर सकते हैं, और बाकी मैंने आपको तीनों तो डिफाइन कर ही दिए हैं। और बस सीधे सीधे तौर पे समझ लीजिए, एक तरह से अगर देखा जाए तो बिजनेस ट्रांजेक्शंस को या एक तरीके से फाइनेंस जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं उनके लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग पर यूनिट कॉस्ट निकालने का काम करती है, सर्टेनमेंट का काम करती है, निकालना, फाइंड आउट करना पर यूनिट कॉस्ट को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट में लगने वाले जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको फाइंड आउट करना, ठीक है। इसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग नॉर्मली कहा जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं आगे, और अगला पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आइए जरा जानते हैं फटाफट। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें मिली, उसे हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोलेंगे। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट की जाती हैं, इन्हें हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट भी, जैसे जो हमें बैलेंस शीट से मिलती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को डिक्लेयर करती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मौजूदा करंट ईयर के अंदर, वो बैलेंस शीट बताती है। तो दो तरह की स्टेटमेंट्स होंगी, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है। और ये दोनों ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक तरह से। और एवरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग जनरेट्स इंफॉर्मेशन फॉर डिफरेंट यूजर ग्रुप्स, ठीक है, डिफरेंट यूजर ग्रुप्स के लिए, विच इनेबल देम टू टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन, ताकि वो अपने तौर पे कुछ डिसीजंस को ले सकें,
ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कितने तरह की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, देखो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो सीधे तौर पे ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट निकाल के दे आपको, ठीक है ना, वो इन्फॉर्मेशन, या वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी डिक्लेयर करे। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कहाँ से मिलेगी जी, आपको आपकी बैलेंस शीट से मिलेगी, ठीक है। और तीसरी चीज है इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो से रिलेटेड भी आपकी स्टेटमेंट या फिर कह लीजिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि कितना कैश आया और कितना कैश गया, कितना कैश किससे आया, कितना कैश किससे गया, उससे रिलेटेड भी आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो तीन तरह की नॉर्मली यहाँ तीन तरह की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, अबाउट प्रॉफिट और लॉस, अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन और अबाउट कैश फ्लो, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का सीधा तौर पे मतलब यही है कि वो इन्फॉर्मेशन जो यूजर्स ऑफ अकाउंट के पास या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के पास जानी होती है, उन्हें हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। और ये यूजर्स कौन होते हैं, अगला पॉइंट हमारा वही है कि ये यूजर्स कौन होते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, ये इनके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे। तो यूजर्स हमारे मेनली दो होते हैं, ठीक है। एक तो हमारा इंटरनल यूजर और दूसरा है जी हमारा एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यानी कि बिजनेस के अंदर के यूजर्स और एक्सटर्नल मतलब बिजनेस के बाहर के यूजर्स। कौन कौन से हो सकते हैं, पहला ऑनर, मालिक। मालिक जानता है, मालिक को नीड होती है इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। बिजनेस में क्या हुआ पूरे साल, कितने ट्रांजेक्शन, उन ट्रांजेक्शन से में कितना पैसा इनकर्ड हुआ, कितने एक्सपेंसेस हुए, और उनसे फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर क्या कंक्लूजन निकला, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ। इसमें इंटरेस्टेड सबसे मेन पार्टी कौन होती है, सबसे मेन यूजर कौन होता है, वो ऑनर ही होता है, मालिक, क्योंकि उसने पैसा लगाया होता है। और दूसरा होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने काम किया होता है। मैनेजमेंट जब कोई काम करता है तो वो ये जानना चाहता है ये मेरा काम मेरे लिए कैसा साबित हुआ, क्या मैंने जो सर्विस दी उससे कुछ बेनिफिट मिला या मुझे नहीं मिला। तो बेटा ये डेफिनेटली, ये जैसे कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ आपको, तो मैं भी जानना चाहूंगा कि आपको ये लेक्चर समझ में आया नहीं आया। तो समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है ना। तो बस यही जानना, और बहुत अच्छे से समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए इस चैनल को, ठीक है ना। तो खैर बेटा, मैनेजमेंट एक यूजर है, मैनेजमेंट जानना चाहती है कि उसने जो मेहनत करी, जो जिस तरह से भी उसने बिजनेस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है, क्या उसके डिसीजंस फायदेमंद हुए बिजनेस के लिए या नहीं हुए, तो वो यूजर इसलिए बनती है, ठीक है। तीसरा एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज तो आप जानते हैं बिजनेस के लिए ही काम करते हैं। एम्प्लॉइज और वर्कर्स जो है वो भी जानना चाहते हैं कि भाई हम जिस कंपनी के लिए इतनी मेहनत दिलो जान से अपनी ईमानदारी के साथ हम जो कंट्रीब्यूशन इस बिजनेस के लिए दे रहे हैं, क्या वो उस कंपनी या बिजनेस के लिए फायदेमंद भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो भी जानना चाहते हैं। इसलिए तीन तो मेन यूजर है इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, ठीक है। उसके बाद बात आती है जी एक्सटर्नल यूजर की। कुछ बाहरी यूजर्स भी होते हैं। बाहरी यूजर्स मतलब जैसे कि बैंक्स, अगर हमने बैंक से कुछ पैसा उधार लिया हो या हम कुछ बैंक में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना, तो वो इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं। कुछ पोटेंशियल या इन्वेस्टर्स भी होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी होते हैं हमारे, जिनमें जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो जानना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई बिजनेस में आखिरकार हो क्या रहा है, तो उनको भी इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से रूबरू करवाया जाता है, ठीक है। क्रेडिटर्स, जिनसे हम माल या पैसा उधार लेते हैं, तो वो भी जानना चाहते हैं क्योंकि उनका पैसा भी एक तरीके से बिजनेस में लगा हुआ होता है। गवर्नमेंट, टैक्सेशन के लिए आप जानते हो, दूसरी अथॉरिटीज जो होती हैं। रिसर्चर, आप जानते हैं रिसर्चर कौन होते हैं, जो जिस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए उन्होंने रिसर्च की होती है, ठीक है, वो भी तो जानना चाहते हैं कि हमारी रिसर्च किस काम में आई इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए या नहीं, ठीक है। कंज्यूमर, जो उन गुड्स को या उस सर्विस को कंज्यूम कर रहा होता है, वो भी जानना चाहता है कि मैंने फला कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया, वो फला कंपनी मार्केट में कर क्या रही है, क्या बेनिफिट, मतलब वो प्रोग्रेस शो कर रही है या नहीं कर रही है। प्रोग्रेस शो कर रही होती है तो डेफिनेटली आप उसके कंज्यूमर बने रहते हो, और जहां आपकी नजर में उसकी गुडविल खत्म हुई, आप उसके प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देते हो, तो कस्टमर भी नॉर्मली इन्हें कहा जाता है। कंज्यूमर, कस्टमर्स, वही बात होती है, ठीक है। और अगला लास्ट है पब्लिक। पब्लिक वो होती है जो जानती तो है कि भाई फला प्रोडक्ट है, लेकिन उसको कंज्यूम या यूज नहीं कर रही होती है, ठीक है, उसे हम नॉर्मली पब्लिक कहेंगे। तो ये कुछ एक्सटर्नल यूजर्स थे। आई होप कि आपको ये सारे यूजर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के समझ में आए होंगे, तो उनको पढ़िए और डिटेल इनकी लीजिए बच्चों, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कैसी क्वालिटीज हैं जो एक्चुअली होनी चाहिए, मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 पॉइंट वो बताए गए हैं। रिलायबिलिटी होनी चाहिए उनमें, रेलिवेंस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, कंपेरेबिलिटी हो। मतलब क्या, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, देखिए मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिर्फ वही नहीं जो हम बनाते हैं, इसके अलावा वो चीजें भी होती हैं जो हम नॉर्मली हमें, जैसे कि वाउचर्स और बिल्स भी होते हैं कुछ ऐसे जो हम ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शंस डीलिंग के अंदर प्रोसेस में लेकर आते हैं, ठीक है। उन वही एक एविडेंस बनते हैं। हम रिकॉर्डिंग कभी भी जो ना ऐसे ही नहीं कर लेते बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। हमें, हमारे पास एक
प्रॉपर एक एविडेंस होता है, बिल होता है, जिसके जरिए हम उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम उनको नोट डाउन करते हैं। मतलब अगर मैंने माल खरीदा है तो डेफिनेटली मेरे पास बिल होगा उसका, मैंने माल बेचा है तो डेफिनेटली मेरे पास बिल होगा बेचने का। आप समझ रहे हैं? तो उन बिल्स को यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं, ठीक है, और उन बिल्स के अकॉर्डिंग वो बिल्स हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनते हैं, और वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन साथ के साथ वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हमने मेंटेन करी उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा रिलायबल हो, भरोसेमंद हो। वो भरोसेमंद कैसे होंगे कि जब उनको वेरीफाई आराम से किया जा सके, जब उनको इजीली चेक किया जा सके, ठीक है, उनमें डेट और सारा कंटेंट बहुत अच्छे से मेंशन्ड हो, उसमें लिखा हुआ, ठीक है ना। अगर कोई बिल हमारे पास आ रहा है तो उसके अंदर सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली मेंशन हो, ताकि हम उसे भरोसा कर सकें। फॉर एग्जांपल, आपने चाइना से माल मंगाया लेकिन वो चाइनीज लैंग्वेज में आ गया, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी गई है और वो रिलायबिलिटी भी चली गई, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा ना वो, तो अब उसके लिए चाइनीज पर्सन होल्ड करो भाई पहले तो, ठीक है। तो ये चीज, या फिर आया बिल मान लीजिए तो वो फेडेड आया, उसमें बिल तो आया बट उसमें इंफॉर्मेशन जो थी ना प्रॉपरली क्लियर नहीं थी, तो वो रिलायबिलिटी लूज कर देगा, उसमें रिलायबिलिटी नहीं होगी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है भरोसेमंद होना, समझे ना, यानी कि उस पर जिस पर आप भरोसा कर सको। भरोसा तभी कर पाओगे जब वो क्लियर होगा, ठीक है। तो वो चीजें, रेलिवेंस, उससे रिलेटेड होना। जैसे मेरे पास मैं कोई भी इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहा हूं तो मेरे पास करंट ईयर की अगर मैं मेंटेन कर रहा हूं तो उसी साल से रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि पिछले साल की इंफॉर्मेशन को मैं बेस बना के इस साल शो कर रहा हूं, ठीक है, वो रेलिवेंस को देगी अपनी। रेलिवेंस का मतलब सिंपल है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट को बोरिंग्स के ऊपर इंटरेस्ट को शो कर रहा हूं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने क्लियरली मेंशन करना है, तभी वो रेलिवेंस साबित होगा, अदरवाइज रेलिवेंस साबित नहीं होगा, रिलेटेड साबित होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। तो रेलिवेंस कहते हैं हम कि टाइम के अकॉर्डिंग मेंटेन हो, ठीक है ना, फोरकास्टिंग के या फीडबैक के अकॉर्डिंग वो रिलेटेड हो, ठीक है। बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ मैंने मेंशन कर ही रखी है। थर्ड पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी हो कि जो समझ में आ जाए इजीली। चाइनीज लैंग्वेज अगर आप हम नॉर्मली, इसलिए मैंने आपसे कहा था, ठीक है ना, कि हम एक कॉमन लैंग्वेज का भी यूज करते हैं नॉर्मल बिजनेस के अंदर, वो है हमारी इंग्लिश, ठीक है। ज्यादातर जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं हम उन सबके जो बिल्स या जो भी हम रिटन डॉक्यूमेंट्स देते हैं वो हम एक प्रॉपर एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में करते हैं, वो होता है इंग्लिश, आप समझे। और उसी इंग्लिश के अंदर इन सब चीजों को मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसे हम कहेंगे अंडरस्टैंडेबिलिटी। अगर अंडरस्टैंडेबिलिटी किसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में नहीं है, वो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, यानी कि उसकी वो क्वालिटी एक तरीके से अपनी लूज कर रहा है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो समझ में आए, उसकी बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी हो। कंपेरेबिलिटी, वो ऐसे होने चाहिए कि आप उनको कंपेयर कर सको। कंपेयर करने से सीधा मतलब ये कि वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे डेट वगैरह, टाइम वगैरह मेंशन हो, और उसमें प्रॉपर रिकॉर्डिंग के लिए उसमें वाउचर नंबर वगैरह सब चीजें मेंटेन हो। अगर वो सारी चीजें वहां पर लिखी हुई हैं, रिटन है, आराम से साफ और क्लियरली तौर पे वहां पर मेंशन है, तो फिर वहां पर कंपेरेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि आप उस साल के रिकॉर्ड को उसको आप किसी दूसरे साल या आने वाले सालों में कंपेयर भी कर सकते हो। कंपैरिजन दो तरह का होता है, ठीक है ना, इंट्राफर्म कंपैरिजन और इंटरफर्म कंपैरिजन। इंटरफर्म का मतलब है कई फर्म के अंदर की ही चीजों से उसको कंपेयर करना, एक फर्म के एक साल के रिकॉर्ड को दूसरे साल के रिकॉर्ड से मेंटेन कंपैरिजन करना, तुलना करना। और जो इंटरफर्म कंपैरिजन होता है वो एक फर्म के रिकॉर्ड्स को दूसरे फर्म के रिकॉर्ड से कंपैरिजन करना, उसे हम इंटरफर्म कंपैरिजन कहेंगे, ठीक है। कंपैरेबिलिटी है आपकी बुक्स में भी इसकी डिटेल बहुत इजीली और अच्छे से मेंशन्ड है, आप बाकी वहां पढ़िए, समझिए, और अगर थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन हो तो अपने डाउट्स और अब इन सारी चीजों को नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप मुझे वहां पर कमेंट के जरिए अपने डाउट्स को वहां पर मेंशन कीजिए, मैं डेफिनेटली उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और बच्चों, आज वाला जो लेक्चर था हमारा, ये पूरा एक तरीके से इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारा अकाउंटिंग के ऊपर। मैंने इसके अंदर सारी ओवरऑल बंडल सारी थ्योरी यहाँ पे कवर अप करी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी है जिनको मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। ये रही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली जो 11th क्लास का आएगा हमारा, वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग पर ही आएगा। तो बच्चों, मैंने यहाँ आज जो हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जो पढ़ी है, यहाँ तक मैंने ओवरऑल मैं समझता हूँ शायद चैप्टर नंबर 1 अगर आप समझ पाए, चैप्टर नंबर 1 जो है 11th क्लास का, 11th स्टैंडर्ड का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का, वो मैंने आज यहाँ चैप्टर नंबर 1 एक तरीके से कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये पूरी थ्योरी समझ में आएगी और आपको ये मददगार साबित होगी, जिससे आप समझ पाएंगे कि अकाउंटिंग एग्जैक्टली क्या है।
और बेटा अगर आपको ये मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हो सके तो शेयर भी कीजिए दूसरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड बच्चों, और आई होप कि आपको मेरा मेरा लेक्चर समझ में आया होगा आज का, और आगे की इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू बच्चों सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।